अम्मी मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, खीर लेकर कब आएंगी आप। वो दरवाजे की तरफ अपनी माँ को देखते हुए बोली, लेकिन उसके पीछे दामियार को अंदर दाखिल होते देख उसने नफरत से चेहरा फेर लिया। हाँ मेरी फरमाइशी क्वीन, ले आई हूँ तेरे लिए खीर, वो टेबल पर डब्बा रखते हुए बोली थी, जबकि दामियार वहीं बारिक के पास आ चुका था। मैं दादी से मिलने जा रहा था, सोचा तुम्हें भी देखता हुआ चलूँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, वो उसके पास रुका पूछने लगा। ठीक, वो लठमार अंदाज में बोली। अच्छी बात है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था इतने टाइम से, मेरी वजह से तुम इस कंडीशन में आई हो। सच कहूँ तो बहुत बुरा लग रहा है, खुद पर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन उस वाक़ये से बहुत कुछ बदल गया। यकीन करो, तुमने पूरे के पूरे दामियार शाह को बदल दिया है। वो उसकी तरफ देखते हुए अजीब अंदाज में बोला, जबकि इज़ा उसकी बातों से घिन महसूस कर रही थी। अजीब बात है, आपको बुरा लग रहा है, गिल्ट महसूस हो रहा है, खुद पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आ रही। मेरा मतलब है कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ इस कंडीशन में आपकी वजह से पहुँची हूँ, लेकिन फिर भी मुंह उठाकर यहाँ आ गए। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली तो बारिक को उसका अंदाज बहुत बदतमीज़ाना लगा। इज़ू, उसने सख्ती से उसे टोकना चाहा। नहीं भैया, बोलने दे मुझे, इन्हीं की वजह से मैं गिरी थी बालकनी से। मैं मरी नहीं हूँ, लेकिन मैं मर तो सकती थी ना। आपकी वजह से मेरे घर वालों ने बहुत तकलीफ़ उठाई, लेकिन फिर भी आप यहाँ आ गए। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए दामियार साहब, आज के बाद आपकी एक घटिया सूरत में नहीं देखना चाहती। ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं आपसे डर कर या दब कर चुप हो गई हूँ। इस वक्त भी मैं आपको जेल पहुंचा सकती हूँ। वो जैसे उसे वार्निंग दे रही थी खुद से दूर रहने की। बस कर तू ईसा, क्या हो गया बेटा, वो कह तो रहा है उसने जानबूझकर तुम्हें धक्का नहीं मारा था, गलती से उसका हाथ लग गया, तुम्हें धक्का लग गया और तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था ना बेटा वो। अम्मी परेशानी से उससे कहने लगी तो वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। दामियार ने क्या कहानी सुनाई थी उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उस शख्स से किसी भी तरह के झूठ और फरेब की तवक्को की जा सकती थी। यकीनन उसने अपने फ़ायदे के लिए कोई ना कोई कहानी सुनाकर उन्हें बहला ही लिया होगा। अम्मी मुझे इस शख्स की शक्ल नहीं देखनी, बस बात खत्म। और वो एक दफ़ा फिर से उसी अंदाज में बोली, इट्स ओके आंटी, वो हक पर है, इसे गुस्सा करने दे। मैंने जो किया इस पर गुस्सा करना बनता है। और हाँ, मैं बहुत बेशर्म इंसान हूँ और अब मेरी बेशर्मी का तुम्हें ठीक से अंदाज़ा हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए कहता वहाँ से बाहर निकल गया। क्या मतलब था इसकी बात का अम्मी, किस तरह की बेशर्मी दिखाएगा वो, जरान अंदर दाखिल होते हुए उनसे पूछने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर दामियार ईज़ा के गिरने की वजह था तो उन लोगों ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। दामियार बोल रहा था कि उसी से धक्का लगने की वजह से वो वहाँ से नीचे गिरी थी, तो फिर इन लोगों ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो उसे इस वक्त पर अस्पताल ले आया था और उसका इलाज बहुत अच्छे से करवाया था। वो लोग उसे मुआफ़ नहीं कर सकते थे इस वजह से। और ईज़ा के मामले में जर्रान किसी भी तरह की लापरवाही वैसे भी बर्दाश्त ना करता था। अरे वो कह रहा था कि ईज़ा के लिए वो जो खीर लाई है उसे भी दूँ, उसी बेशर्मी की बात कर रहा है कि उसके नाराज़ होने के बावजूद वो उसकी खीर खाएगा। अम्मी ईज़ा की प्लेट उसके हवाले करते दूसरी प्लेट दामियार के लिए लगाने लगी थी। अजीब किस्म का आदमी है, जहर लग रहा है मुझे ये भैया, इसे ना घर बुलाना बंद करें आप लोग, इसकी वजह से ईज़ा गिरी है और मैं इस शख्स को बिल्कुल ईज़ू के आसपास बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो गुस्से से अपने भाई को देखते हुए बोला, ज़रान प्लीज़ फ़िलहाल ये टॉपिक यहीं पर छोड़ दो। मैं पहले ही शहीर की वजह से परेशान हूँ। जो कारनामा उसने सर अंजाम दिया है ना, बाबा उसे किसी भी हालत में माफ़ करने को तैयार नहीं। अरे बस इतनी सी परेशानी, मैं हूँ ना, बस 2-3 आंसू ही तो बहाने हैं। ईसा ने खीर खाते हुए अपने भाइयों की परेशानी को उसने दूर किया था। और हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुम तो हर परेशानी का हल हो प्यारी बहना, बाबा के सामने आंसू बहा देना, तभी इस मामले का हल निकलेगा। सारी परेशानी का हल निकल आया। बारी कुछ रिलैक्स होते हुए बोला, टैक्स लगेगा। वो जैसे ही आराम से बैठा था उसने हाथ दिखाते हुए बताया, ठीक है यार, वैसे भी शहीर की शादी के लिए शॉपिंग तो तुमने करनी ही है ना, वलीमा बहुत धूमधाम से होगा। बारिक ने बड़ी आसानी से जान छुड़ाई थी। ठीक है, तो वलीमे के 4 ड्रेसेस, वह एलानिया बोली। 4 ड्रेसेस का 4 डालोगी क्या, एक चलो ले दूंगा ना, चलो 2 ले दूंगा। बारिक ने छूट दी, जाइए, मैं नहीं बहाती अपने कीमती आंसू आपके 2 ड्रेसेस के लिए, वो तो वलीमे पे वैसे मुझे मिल जाएंगे, मुझे क्या फ़ायदा आंसू बहाने का। वो फ़ौरन बिगड़ गए। इज्जू यार ऐसे तो मत कर यार, 4 आंसू बहाने हैं तुमने और क्या, मेरा एक एक आंसू बहुत ज़्यादा कीमती है और आपकी सारी परेशानियों का हल भी इसीलिए मेरे आंसुओं की, और आपके तमाम परेशानियों का हल भी इसीलिए मेरे आंसुओं की कीमत आप लोगों को चुकानी ही होगी। बोलें अगर मंजूर है तो ठीक, वरना मैं अपने कीमती आंसू ज़ाया नहीं करूँगी। वो किसी तरह हाथ आने को तैयार न थी। देख रहे हो कितनी बिगड़ गई है, उसने जरान की तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो सिर्फ कंधे उचका गया। ठीक है, मंजूर है मुझे तुम्हारी 4 ड्रेसेस का बिल, लेकिन काम हो जाना चाहिए, किसी तरह की गलती की
की गुंजाइश हरगिज़ नहीं है। वो उसकी तरफ देखते बोला तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। मैं किसी तरह की गलती नहीं करूँगी, लेकिन भाभी को देखने के बाद अगर भाभी मुझे पसंद आई तो मैं सोचूंगी कि आंसू बहाने चाहिए या नहीं। मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मेरी भाभी का मुझे पसंद आना ज़रूरी है। आखिर मैं अकेली ननद हूँ, उनको मेरे साथ बना कर रखना पड़ेगी, तभी खुश रहेगी ना। उनकी ननद वो ड्रामाई अंदाज में बोली, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, भाई नंद को भाभी पसंद आ जानी चाहिए। अभी मेरे वाली ही देख लें, अगर इसे इबादत पसंद ना होती तो मैं कभी शादी वादी के चक्करों में नहीं पड़ता। जरान ने फ़ौरन उसकी साइड ली। हाँ इतने अच्छे हैं ना आप, सब पता है मुझे। वो मेहंदी वाले दिन ही आपको देखते रह गए थे। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मेरी नज़रें आप पड़ी थी। वो फ़ौरन उसकी चोरी पकड़ते बोली, और कुछ बताऊँ? शीशे में आप बार बार उसकी शक्ल देख रहे थे, और फिर जब मैं सुबह को उसको लेकर गई थी आपके पास चोरी चोरी आपके घर, तब भी आपकी नज़रें उसी पर थी। वो कुछ सोचते हुए अचानक अपने मुंह पर हाथ रख गई तो बारीक ने उसकी तरफ देखा। वो कब की बात कर रही थी? मेरा मतलब है जब जॉब हुई थी उसकी। वो कुछ बहाने वाले अंदाज में उसके मुंह से ज़बरदस्ती झूठ निकलवाना चाहती थी। हाँ तब जब तुम घर से नाराज़ होकर आई थी। जरान ने उसकी बात को समझते आंख दबाई तो उसने भी हाँ में सर हिलाया, जबकि उन दोनों की बहानेबाजियों पर बारीक उठकर बाहर निकल गया। कैसा है मेरा बच्चा, मेरी जान? वो उसे अपने पास बिठाए प्यार से देख रही थी। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ दादी, बहुत परेशान हूँ। मेरा एक धक्का लगने की वजह से बात यहाँ तक आ गई। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो नीचे गिर जाएगी। मैं तो उसे बस डरा रहा था कि वहाँ और पास जाने से वो नीचे गिर सकती है। लेकिन देखे ना क्या से क्या हो गया। मैं तो बस उसे बताने जा रहा था कि मेरे दिल में क्या है। मैं उसे शादी के लिए प्रपोज। वो कहते कहते अचानक रुक गया, जबकि दादी उसे हैरानगी से देखने लगी कि क्या कह रहे हो तुम दामियार, तुम इज़ा से? वो हैरानगी से उसे देख रही थी। जब उसने हाँ में सर हिलाया, दादी मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है उसे अपना बनाने की, लेकिन वो उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है, और फिर मुझे नहीं पता कि वो किस नज़र से देखती है मुझे। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मतलब बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ दादी। आप मेरी कंडीशन समझ रही है ना? वो उनके हाथ पकड़ते हुए बोला, जबकि दादी अब तक हैरानगी से उसे देख रही थी। दादी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ दादी उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल करा देना। मैं जानता हूँ आपको ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ उससे। इतना प्यार करने लगा हूँ कि वो मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। शायद वो ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। उसको खोने के ख़्याल से ही डर लगता है। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाता अपनी कंडीशन। मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊँगा दादी, प्लीज़ उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दें। वो उनकी गोद में अपना सर रखते हुए इस अंदाज में बोला कि दादी हैरानगी से उसे देखती उसके सर पर अपना हाथ रख चुकी थी। थैंक यू सो मच दादी, मुझे यकीन था आप मेरा साथ ज़रूर देंगी। उनके हाथ पर अपना हाथ रखते वो फिर से बोला, जबकि दादी हैरान थी। दादी मेरे लिए आप पिज़्ज़ा को मांगेंगी ना उन लोगों से, उसे मेरी ज़िंदगी में शामिल करेंगी ना? दादी आई लव यू सो मच। वो उनकी गोद से सर उठाता उन्हें अपने मजबूत घेरे में ले चुका था, जबकि दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जवाब क्या दें वो उसे। उसकी आंख सुबह खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर कोई वजनी सी चीज़ रखी गई हो। उसने अपने दाएं जानिब सर घुमाकर देखा तो शहीर उसके बेहद करीब सो रहा था, जबकि उसका हाथ उसके गिर्द हिसार की सूरत में बना था। अरूश की तो मानो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। उस शख्स को अपने इतने करीब देखकर जैसे वो सांस ही लेना भूल गई थी। वो इतनी ज़्यादा घबरा चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि वो उसका हाथ उठाकर अपने ऊपर से हटा दे और उसके उठने से पहले ही कमरे से निकल जाए, लेकिन अगर उसका हाथ उठाने से वो भी उठ गया तो? इस सोच के साथ उसका दिल मज़ीद घबराहट का शिकार होने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन का वो सामना पहली दफ़ा कर रही थी, लेकिन हाँ, इस तरह की सिचुएशन ने उसे इस बात का एहसास ज़रूर दिला दिया था कि उस वक्त किसी के निकाह में थी वो, और ये शख्स उस पर हर तरह का हक रखता था। वो बस जल्दी से जल्दी उसके मजबूत हिसार से अपने आप को छुड़ा लेना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि रात वो कब घर वापस आया। उसके हिसाब से तो वो ईज़ा को देखने अस्पताल गया हुआ था, और उसे रात को अस्पताल में ही रुकना था। तो क्या वो सुबह आया था? अगर वो सुबह आया था तो यकीनन सोते हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा। वो सोचते हुए उसका हाथ अपने हाथ पर रखकर उसका हाथ अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ उसे ज़रूरत से ज़्यादा वज़नी महसूस हो रहा था। वो कोशिश के बावजूद भी उसके हाथ को हटा नहीं पा रही थी। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जाग रहा है और जानबूझकर उसे तंग कर रहा है। शहीर प्लीज़ हाथ हटाओ अपना। वो काफ़ी गुस्से से बोली, नहीं हटाता, क्या कर लोगी? वो यूं ही बंद आंखों से मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा हाथ हटाओ
प्लीज़। इस दफ़ा उसके लहजे में सख्ती ज़्यादा थी लेकिन साथ इल्तजा भी। अरे यार क्या हो गया, इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही हो? सुबह सुबह तो हस्बैंड वाइफ के रोमांस का चैप्टर शुरू होता है और मैं इतना इनएक्सपीरियंस इंसान हूँ, मुझे शादीशुदा वाली फीलिंग तो लेने दो। वो सुबह सुबह यकीनन मस्ती मजाक के मूड में था। शहीर प्लीज़ बदतमीज़ी मत करो। वो उसके हाथ को खुद से हटाने की कोशिश करने लगी। मैं तो बदतमीज़ी करूँगा। और वो क्या कहते हैं, मेरे पास बदतमीज़ी करने का सर्टिफिकेट है, प्रॉपर इजाज़तनामा है मेरे पास, निकाहनामा है, मुझे रोकने का तुम कोई हक नहीं रखती। वो एक झटके से उसके गिर्द हिसार मजबूत करता बोला। तो उसकी ये हरकत उसे मज़ीद घबराहट में मुब्तला कर गई। शहीर, वो उसे सख्त निगाहों से देखती उसे उसकी इस बेबाक हरकत से रोकना चाहती थी। बोलो, इतनी शिद्दत से पुकारोगी तो कौन न मर मिटेगा। उसके माथे पर आए बालों को फूंक मारते उसने पीछे हटाया था। प्लीज़ मत करो। उसकी हरकत पर वो इल्तिजाई आई। ये तो कुछ भी नहीं है जाने मन, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है और वैसे भी हमारा वलीमा होने वाला है और वलीमे से पहले तो बहुत सारी रस्में अदा करना होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। उसने अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए पूछा, मतलब तो तुम्हें मैं बाद में समझाऊंगा, फ़िलहाल मेरी इस गुस्ताखी को कबूल करते हुए अंदाज़ा लगा लो। वो उसकी तरफ झुका था। जब अचानक ही दरवाज़ा खुला, वो अगले ही लम्हे उसे आज़ाद करता दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गया, जबकि वो उसे झटके से उठकर बैठकर दरवाजे के सामने खड़ी इबादत को देख रही थी, जो आंखों पर हाथ रखे चेहरा फेर गई। I'm really really so sorry। वो क्या है ना, मैं भूल गई थी कि शहीर मामू घर वापस आ चुके हैं। मुझे लगा वो रात को अस्पताल में ही रुकने वाले, मेरे जहन से ही निकल गया था। थोड़ी देर पहले मुझे अम्मी ने बताया कि वो सुबह आए। मुझे माफ़ कर दो यार, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। प्लीज़ तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ। वो यूं ही अपनी बात मुकम्मल करती वापस भाग गई, जबकि उसने एक नज़र दूसरी तरफ करवट फेरे शहीर को देखा, जिसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। जबकि इससे पहले कि वो दोबारा उसे पकड़ता, वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। अल्लाह अल्लाह, कितनी गलत हरकत की है ना मैंने। क्या सोच रही होगी बेचारी अरूश के मुझ में मैनर्स ही नहीं है। एक दफ़ा दरवाज़ा खटखटाकर अंदर चली जाती तो क्या मौत आ जाती मुझे, लेकिन नहीं, मुझे तो अपनी जल्दबाजियाँ दिखानी थी ना। उफ, कितना गलत काम किया है मैंने। खुदा रहा, अगर शहीर मामू जाग रहे होते तो ना आगे पीछे देखा ना समझा, सीधी घुस गई कमरे के अंदर। वो तो पता नहीं क्या क्या समझ रही होगी। मेरा दिमाग भी ना मजाल है जो काम करता हो। अल्लाह, आई एम रियली सॉरी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। इबादत बेटा, वो आज माली नहीं आएगा, बाहर पौधों में पानी लगा दो पाइप से। वो अभी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब उसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। जी अम्मी, बस अभी लगा देती हूँ। वो खुद को कोसते हुए बाहर लॉन की तरफ निकल आई। वहीं पड़े पाइप को खोलकर उसने पौधों में पानी लगाना शुरू किया था, जबकि सोच मुसलसल अभी भी उसकी शहीर और अरूश के बारे में ही थी। अल्लाह, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब दिमाग और आंखें खोल कर काम क्या करूँगी। वो पानी लगाते बुड़बुड़ा रही थी। कौन सा गुनाह अजीम कर दिया तुमने जो कि दोबारा ना करने के बारे में सोच रही हो। उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी, जिस पर ज़्यादा ध्यान ना देते वो पानी में ही लगे बेध्यानी में कहने लगी, अरे इस तरह कभी आइंदा शहीर मामू और अरूश के कमरे में नहीं जाऊँगी। कितनी गलत हरकत की मैंने, अचानक बिना इजाज़त मांगे दरवाज़ा खोल दिया। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में वो। अपनी रवानी में बोलती उसकी तरफ देखने लगी थी, जब जर्रान पूरी आंखें खोले जैसे उसके गुनाह को सुन रहा था। हाँ हाँ बोलो, आज के बाद कौन सी हरकत नहीं करोगी तुम। शहीर और उसकी बीवी के कमरे में चली गई, वो भी सुबह सुबह। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा। कल उनकी शादी हुई, वो सुबह सुबह रोमांस कर रहे होंगे और तुम बिना इजाज़त कमरे में घुस गए। वो तो उसके गुनाह को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा गुनाह बना रहा था। नहीं, वो रोमांस नहीं कर रहे थे, शहीर मामू तो सो रहे थे। उसने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की, जबकि जरान की आंखें तो मज़ीद खुल गई। मतलब तुम उन दोनों का रोमांस नहीं देख पाए, इस बात का अफसोस कर रही हो। वो सीने पर हाथ बांधे उससे पूछने लगा, वो सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा था। वो तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी और ऊपर से उसकी उल्टी सीधी बातें। अल्लाह अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मुझ पर इल्ज़ाम ना लगाए, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। उसने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की थी। अच्छा, रोमांस देखने का नहीं, रोमांस करने का शौक़ है। वो एक झटके से उससे खुद के करीब कर गया, जबकि इबादत की तो मानो सांसें ही अटक गई। हरगिज़ नहीं, और आप मुझसे प्लीज़ इस तरह से बात मत करें, हम बाहर खड़े हैं। वो परेशानी से आगे पीछे देखते हुए उससे बोली, तुम्हें नहीं तो ना सही, लेकिन मुझे तो बड़ा शौक़ है ये सब करने का, वो भी तुम्हारे साथ। तुम मेरी बीवी हो, मैं जहाँ चाहे जब चाहे कुछ भी कर सकता हूँ यार। मुझे उसके लिए कम से कम किसी के परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है। और फिक्र मत करो, हमारे घर के लोगों को इतना तो पता है कि जहाँ रोमांस हो रहा हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि कोई हमें देखकर क्या सोचेगा।
वो इतनी बेफिक्री से बोला तो इबादत को उसकी बातों से खौफ महसूस होने लगा। ज़रान, मेरे नाम के टुकड़े मत किया करो, सख्त ज़हर लगती है मुझे तुम्हारी ये हरकतें। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे अंदर वकालत का कोई हुनर मौजूद ही नहीं। तुम और तुम्हारी रूह वकालत के हैं ही खिलाफ। न तुम्हारा दिमाग चलता है, ना तुम्हारी ज़ुबान चलती है, और ना ही तुम इस शोबे में आप इस तरह कहने का कोई हक नहीं रखते हैं। वो फ़ौरन बोली, अगर आप वकील नहीं मानते मुझे तो जाइए, मैं भी आपको वकील नहीं मानती। उसने जैसे बहुत बड़ी बात कह दी थी। ज़रान ने आंखें घुमाकर जैसे उसकी बात को समझा। अरे अरे अरे, अब मेरा क्या होगा? मेरी बीवी तो मुझे वकील ही नहीं मानती। करियर तो डूब गया ना मेरा, तबाह हो गया मैं। क्या फ़ायदा इस मुल्क का जो मुझे वकील मानता है या फिर हर मसले का हल आकर मुझसे पूछता है। अगर मेरी बीवी मुझे वकील नहीं मानती तो लानत है मेरी डिग्री पर। मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, डूब गया मेरा फ्यूचर। वो इस अंदाज में बोला कि इबादत को खुद ही शर्मिंदगी सी महसूस हुई खुद पर। मैं आपको वकील मानती हूँ, लेकिन मैं भी वकील हूँ। वो इस दफ़ा काफ़ी कम आवाज़ में बोली तो ज़रान के लबों पर एक दफ़ा फिर से मुस्कुराहट बिखरी। और मैं तुम्हें तब वकील मानूंगा जब तुम अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से या किताबें चाटने से इंसान वकील नहीं बनता। ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो कि तुम नहीं कर रही हो। तुम्हारी दूसरी छुट्टी हो गई है और मुझे छुट्टियाँ करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसके बालों में उंगलियां फंसाता उसका चेहरा अपने करीब कर रहा था, जबकि उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। हाँ, तो आप भी तो खुद भी छुट्टियों पर है ना 2 दिन से। उसने जैसे बहुत पते की बात की थी। मोहतरमा जी, जिस ऑफिस में आप इंटर्नशिप कर रही हैं ना, वहाँ का मालिक होता हूँ मैं, आपकी तरह कोई स्टूडेंट नहीं। खैर छोड़ो यार, तुम्हें हर गलती माफ़, तुम तो मेरी जिंद जान हो, तुम्हें तो 7 खून माफ़ है। वो अचानक ही मूड बदल कर आगे की तरफ झुका था, जबकि इबादत तो उसकी इस बेबाकी पर जान निकलने को थी उसकी। इस तरह से बाहर जहाँ कभी भी कोई आ सकता था, वो इस तरह से बेबाकियों पर उतरा था। ज़रान, प्लीज़ कोई आ जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाने में कामयाब हुई। कसूर है तुम्हारा, छुट्टियों पर छुट्टियाँ करोगी तो फिर सज़ा के लिए तुम्हें हर जगह तैयार रहना होगा।